तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन को लेकर के। इस समय हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें फेज़ 1 तो हो चुका है, अभी 6 फेज़ बाकी हैं जो चलेंगे 1 जून तक और उनकी काउंटिंग होगी 4 जून को, ठीक है, 4 जून 2024 को। तो इसी इलेक्शन को लेते हुए हमने टॉपिक डिसाइड किया है कि इलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या-क्या चैलेंजेज आए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट ने फेस किए हैं, मतलब कि चैलेंजेस को। तो आज हम उसी पे पूरा बात करने वाले हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखो बात ये ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद ये सोचा गया कि ठीक है यार, देश को चलाने के लिए किसी के हाथ में जिम्मेदारी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जनता को अपना प्रतिनिधि जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, तो जनता जिसको चुनेगी वही पावर में आकर के समाज के लिए काम करेगा। तो जब ये डिसीजन हुआ कि हाँ ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, तो उस समय एक बॉडी की स्थापना की गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका नाम है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950, ठीक है। अब बात ये कि जिस समय ये 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बॉडी सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी। सिंगल मेंबर बॉडी मतलब सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्हें बुलाया जाता था। और बाद में जाके 1989 में जाके ये मतलब मल्टीपल मेंबर ऑफ बॉडी हुई, जो आज के समय में 3 मेंबर काम बॉडी है, जिसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 जो है आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो जब ये शुरुआत हुआ था ना, तब उस समय के जो सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो शिव कुमार सेन थे। तो जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना है ना, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। उसका रीज़न ये था ना कि बहुत लोग जो इलेक्टोरल थे वो लार्जली इलिटरेट थे और नवजात मतदाता थे, और उसके बाद बहुत लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते थे जिनका कोई एड्रेस नहीं था। तो ये सब उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद ये था ना कि उसमें कम्युनिकेशन का जो माध्यम था ना, वो सिर्फ लेटर एंड पोस्ट कार्ड थे, ठीक है, लेटर एंड पोस्ट कार्ड थे एंड कोई और बैलेट बॉक्स नहीं था। बट न्यू डेमोक्रेसी थी, तो इलेक्शन तो कंडक्ट कराना था। तो जो उस समय एज निर्धारित की गई कि भाई जो बंदा वोट दे सकता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो उस समय जो निर्धारित की गई थी वो थी 21 ईयर। मतलब 21 ईयर तक ये माना गया था कि इंसान समझदार हो चुका है, अब ये अपना प्रतिनिधि पूरी तरीके से सक्षम है चुनने के लिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हम आम चुनाव बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ 1951 में, मतलब 1951 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला था, ठीक है। इसमें लगभग 18 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब वो मतदान के अधिकारी बने थे, मतलब मतदाता थे। तो इस तरीके से पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो पहले 2 जनरल इलेक्शन जो हुए 1952 और 1957 वाले, उसमें कुछ इस तरह इलेक्शन कराया गया कि एक बॉक्स रखा जाता था, ठीक है। हर कैंडिडेट के लिए सेपरेट बॉक्स रखा जाता था और उस बॉक्स पे कैंडिडेट का नेम एंड कैंडिडेट का जो सिंबल था, कि मतलब जैसे कि आज है कि बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, ऐसे जो सिंबल था ना, वो सिंबल को उस पर लगाया गया। तो जो वोटर थे वो क्या करते थे, जिस कैंडिडेट को उन्हें चुनना होता था उस कैंडिडेट के बॉक्स में एक ब्लैंक पेपर डालते थे। ब्लैंक पेपर मतलब एकदम सादा पेपर था, बस वो फोल्ड करके उसमें डालते थे। उससे काउंटिंग होती थी कि पर बंदे को इतना ब्लैंक पेपर मिला है, तो मतलब इतने वोट मिले हैं, ठीक है। ये तो लगभग 2 जनरेशन में 52 और 57 में चला। लेकिन थर्ड जनरेशन से ना इसमें थोड़ा सा बदलाव किए गए। जैसे क्या किया गया कि जो बैलेट पेपर अब ब्लैंक डाले जाते थे, उस बैलेट पेपर पे भी थोड़ी सी मतलब चेंजेस किए गए। उसमें क्या किया गया ना, कैंडिडेट के नाम एंड कैंडिडेट के सिंबल उस पर भी मेंशन किए गए। और वोटर को ये था कि अब उसी कैंडिडेट के सिंबल के सामने ही उसे स्टाम्प लगाना था और उसे फोल्ड करके उसी बैलेट बॉक्स में डालना था, ठीक है। तो ये था 2 जनरेशन होने के बाद ये कराया गया। तो ये चीज़ें चलती रहीं पिछले 7 दशकों में। अगर हम बात करें तो इलेक्शन में काफ़ी रिफॉर्म किए गए हैं, मतलब कि इंडिविजुअल बैलेट बॉक्स लेकर के आज हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी चेंज हुआ है इलेक्शन में। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ईवीएम आज विवाद का विषय बना हुआ है कि ईवीएम हैक किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं, वो ईवीएम जब स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसकी बहुत सराहना की गई थी, ठीक है। तो ईवीएम का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1982 में, पहली बार ट्रायल के रूप में वो स्टार्ट किया गया था परवूर विधानसभा क्षेत्र था केरला में, वहाँ पे इसका फर्स्ट ट्रायल किया गया था। इसके बाद सन 2004 में इस जनरल इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो जब पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि ईवीएम हैक होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने लॉन्च किया वीवीपैट मतलब कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट, ठीक है। इसका मतलब ये था कि ये ईवीएम के साथ होता है और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। वीवीपैट का जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो हुआ था नागालैंड के बाई इलेक्शन में। नागालैंड में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें इसका फर्स्ट टाइम ट्रायल इस्तेमाल किया गया था, ताकि लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब एक लोगों को विश्वास है कि हाँ ठीक है, हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट मिला है, ये हैकिंग वैकिंग नहीं हुई है, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान फिर स्टार्ट में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक वोटर की मतदाता की जो एज थी 21 ईयर, उसको घटा के 18 ईयर कर दिया कि चलो ठीक है, 18 ईयर से ही लोग समझदार हो जाते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। तो फिर 18 साल अब न्यूनतम एज रख दी गई है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही चुन सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आया ना कि 1960 में लगभग बाद में जब सब चल रहा था, मतलब काफ़ी रिफॉर्म हो कर रहा था इलेक्शन कमीशन, तो 1960 में उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने का मतलब था सिर्फ थोड़ा सा सख्ती बरतना, ताकि इलेक्शन सही तरीके से हो सके, क्योंकि थोड़ा इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था केरला में। तो केरला में जब ये इस्तेमाल हुआ था ना, तो पहली बार इस्तेमाल होता तो वहाँ पे बहुत स्मॉल सेट ऑफ डूज एंड डोंट के नियम बने थे। फिर बाद में इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समय समय पे इस पर रिफॉर्म करता चला गया, ताकि इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाते चले गए, ताकि लोग सही तरीके से इलेक्शन हो पाए और कोई भी पार्टी, चाहे रूलिंग हो चाहे जो पार्टी रूलिंग में ना हो, कोई भी पार्टी किसी भी चीज़ का गलत उपयोग ना करे। इसलिए इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा आचार संहिता लगा दी गई है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल फोटो एंटी कार्ड इशू किया है। तो फोटो एंटी कार्ड जो जिसको हम इपिक बोलते हैं, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें ये था कि भाई ठीक है, एक बार इंसान का नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी रहेगी, तो एक काउंटिंग हो सकती है, एक सुविधा के लिए कि कितने लोगों का इलेक्शन करवाना है और कैसे कैसे किस कंस्टिट्यूशन कितने लोग हैं, तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अपनी प्लानिंग कर सकता है। तो इसको लेकर के इलेक्टोरल फोटो एंटी कार्ड जो इपिक के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 2021 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा और रिफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो एंटी कार्ड जिसको ई इपिक बोलते हैं उसको लॉन्च किया। और फिर थोड़ा सा और इन्होंने रिफॉर्म करते हुए ये लॉन्च किया कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा, 85+ ईयर के जो एज वाले लोग हैं उनके लिए होम की सुविधा। ये काफ़ी इनिशिएटिव है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम पे अपडेट करते रहते हैं। अच्छी बात है। तो ये रिफॉर्म है जो स्टार्ट में कहाँ शुरू हुए थे, मतलब आप सोचिए कि बॉक्स से शुरू हुआ था, बैलेट बॉक्स से, और आज पहुंच गया है ईवीएम तक, और ऊपर से इसको में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया गया। तो और फोटो आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पे था, इपिक था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी कुछ, मतलब अब कोई भी इंडिविजुअल ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है कहीं से बैठे, और उसको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है, और वो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके इलेक्शन मतलब कि वोट दे सकता है, अपने मतलब मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो समय समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे रिफॉर्म करती रही है जो आज हम देख रहे हैं। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ कहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम फ्रांस और नीदरलैंड एंड यूएस ने डिसकंटिन्यू कर दिया है ईवीएम का इस्तेमाल करना। कुछ समय तक उन्होंने ट्रायल किया, ट्रायल के बाद फिर इन्हें डाउट लगा, जो भी था चीज़ें डिसकंटिन्यू कर दी हैं ईवीएम का। लेकिन जर्मनी जो है, जर्मनी तो ईवीएम की यूज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए इसने बैन कर दिया है। वहाँ भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल ही होता है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल ही होता है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें ना, तो हमारा मतलब कि पाकिस्तान जो है, पाक भी है, वो भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। बांग्लादेश ने स्टार्ट में इस्तेमाल किया था, बट ट्रायल करने के बाद फिर उसने भी मतलब फिर से बैलेट पेपर पर भी वापस आ चुका है। ब्राज़ील पूरी तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल करता है, उसने अडॉप्ट किया है इसको। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं। देखो ईवीएम के फ़ायदे बहुत हैं। देखो थोड़ा सा अच्छे तरीके से वोटिंग हो जाती है, और प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें कोई मतलब हैकिंग वर्किंग ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जनरली। और अगर हम बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम ना काफ़ी ईजी पड़ जाता है, कैरी करना भी ईजी पड़ जाता है। जहाँ पे आपको बहुत सारा बैलेट पेपर वगैरह वो सब चीज़ें थोड़ा ईजी पड़ जाता है ईवीएम को कैरी करना, और मतलब काउंटिंग भी जल्दी हो जाती है। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बट फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे टाइम टू टाइम डिसीजन लेता ही रहता है कि इसको हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वो चाहता है कि पूरी तरीके से हम अपने पब्लिक को संतुष्ट करें, ताकि उनको लगे कि हाँ, जो हमने मताधिकार दिया है, जिसको हमने चूज़ किया है, वो सही रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म करता ही रहता है। सो ये थी पूरी जानकारी, कैसे इलेक्शन का स्टार्ट हुआ और कैसे आज हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। काफ़ी रिफॉर्म था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो, और लोगों को पहुँचाओ ताकि लोगों को पता चले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।